रिश्तों की गरिमा। रूपा ने अपने इकलौते बेटे रवि की शादी उसकी पसंद की ही लड़की नीलू से करने की हामी भर दी। पता नहीं कैसे स्वभाव की होगी। खैर मुझे क्या, जीवन तो उन्हें ही बिताना है। मैं तो यही चाहती हूँ कि उनका जीवन सुखमय हो। रवि, तुम नीलू के साथ जाकर उसके पसंद के कुछ गहने और कपड़े खरीद लो। माँ, तुम भी चलो ना। बाद में तो अपनी पसंद के कपड़े ही पहनोगी। अरे नहीं, अगर मेरी पसंद के कपड़े ले भी आए, वो ना पहने तो सारे पैसे बेकार चले जाएंगे। ठीक है, चलो, मैं उसी के साथ जाता हूँ। शादी के दिन के लिए रूपा बच्चों से भी अधिक उत्साहित थी। उसने हर चीज करीने से सजा दी थी। शादी होने के बाद नीलू जब घर में आई तो वह थोड़ी थकी हुई थी। जैसा हो रहा था उसने वैसा ही होने दिया। नीलू, जल्दी उठो बेटा, सारे मेहमान उठ गए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुबह के 9 बज गए हैं। आप हमें क्यों बुला रही हैं? आपके मेहमान हैं, आप कहिए। अभी मैं नहीं उठ सकती। जिसको जाना है वो जाए। हाँ, जरा रामू से चाय भिजवा दीजिए। रवि कहाँ है? उसको कहो बुआ जी को स्टेशन छोड़ आए। मम्मी जी, बुआ जी से कहिए टैक्सी ले लें। हमारी आज ही दोपहर की फ्लाइट है। रवि अपनी पैकिंग कर रहा है। हमें गोवा जाना है। कहते कहते ही नीलू ने फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। रूपा चुपचाप आंखों में आंसू लिए सीढ़ियां उतर गई। भाभी, रवि नहीं उठा क्या? उसके सर में दर्द है, टैक्सी मंगवा देती हूँ। रूपा ने रामू को आवाज दी। रामू, जल्दी से जाकर टैक्सी ले आ। जी माँ जी, भैया भाभी को चाय देकर आता हूँ। रामू ने टैक्सी बुला दी। बुआ जी रूपा को हिदायतें देते हुए, भाभी, नई बहुरिया के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी से रोना बिसुरना शुरू कर दिया। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल की थकी हुई है ना, इसीलिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। मुझे जो लगा वो कह दिया, आगे आपकी मर्जी। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। रूपा घर समेटने में लग गई। तभी ऊपर सीढ़ियों से खटर पटर उतरती हुई नीलू और रवि की आवाज आई। अरे माँ, सब लोग चले गए क्या? हाँ, तेरा इंतजार करते रहे। इतना समय आजकल किसके पास है कि शादी के लिए छुट्टी ले। मम्मी जी, नाश्ता है कि हम चले जाएं? हाँ हाँ, नाश्ता करके जाओ। ये क्या नाश्ते में पूरियां? इतना ऑयली खाना? मैं तो फ्रूट्स ही खा लूंगी। रवि, तुम्हें पूरियां खानी है तो तुम खा लो। मैं तो पूरी आलू ही खाऊंगा। रूपा झट से फल काटने लग गई। भैया के लिए पूरियां बना दो, बाकी काम बाद में कर लेना। माँ, तुम क्यों फल काट रही हो? वो अपने आप काट लेगी ना। नहीं बेटा, वो अभी तो आई है, अभी काम थोड़ी करवाऊंगी उससे। लाइए, मैं खुद ही काट लूंगी। रूपा उसके तेवर देखकर सहम गई। दोनों चले गए। रवि तो कुछ बोलता ही नहीं, उसकी बीवी कुछ भी कहे। रूपा समझ गई थी कि अब उसकी शादी हो गई है तो मुझे भी ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं। एक हफ्ते के बाद दोनों आ गए। तुम लोग नहा धोकर आओ, खाना लगाती हूँ। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमने एयरपोर्ट पर ही खाना खा लिया था। ठीक है रवि, मैंने तो तुम्हारे लिए कढ़ी चावल बनाया है। माँ, तुम खा लो, मैं थोड़ी देर बाद में खा लूंगा। शाम होते ही दोनों नीचे आए। तब तक रूपा कुछ निश्चय कर चुकी थी। मैं कुछ महीनों के लिए गुरुजी के पास हरिद्वार जाने की सोच रही हूँ। अब तुम लोग अपनी गृहस्थी संभाल लो। क्यों माँ, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं, मैं तो कब से जाने का सोच रही थी, पर वक्त ही नहीं मिल रहा था। अब नीलू आ गई है तो मैं आराम से जा सकती हूँ। ठीक है, मैं टिकट बुक करवा देता हूँ। नहीं, मैंने रामू को भेजकर टिकट करवा लिया है। शाम की ट्रेन है। माँ, तुम अकेले जा रही हो? हाँ, क्यों? क्या मैं अकेले नहीं जा सकती? अरे, मेरा मतलब वो नहीं था माँ। ये चाबियां नीलू को दे देना। घर गृहस्थी का ध्यान रखना। शाम होते ही रूपा चली गई। रवि ने टैक्सी बुलवा दी थी और रामू उनको स्टेशन छोड़ने गया। माँ जी, सच सच बताना, आप बहू जी के वजह से ही जा रही है ना? नहीं रे, फोन करूंगी तुझे। रामू ट्रेन में बिठाकर घर वापस आता है तो रवि चुपचाप ड्राइंग रूम में चुपचाप बैठा हुआ है। भैया, खाना लगा दूं क्या? नहीं रे,
तू आराम कर, हम थोड़ी देर में खा लेंगे। रवि ऊपर चला गया। रामू भी थका हुआ था, सो गया। करीब 2 बजे उसकी नींद खुली तो ऊपर के कमरे से जोर जोर बहू की आवाजें सुनाई पड़ी। मैंने थोड़ी ना तुम्हारी माँ को जाने के लिए कहा था, और इतना ही माँ के पल्लू से बंधे रहना है तो शादी क्यों की? नीलू, शादी का मतलब ये नहीं होता है कि माँ को घर से निकल जाने पर मजबूर कर दिया जाए। तुम्हारी माँ को तुम्हारी भाभी भी इसी तरह आते ही मजबूर कर देती तो देखता तुम्हारी माँ कैसे घर में राज करती और तुम्हारी शादी में इतना खर्च करती। ठीक है, तुम भी चले जाओ अपनी माँ के पास, और सुबह होते ही मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, चली जाओ। अरे बाप रे, ये तो पूरी जंग छिड़ी हुई है। माँ जी को बताना बहुत जरूरी है। हेलो माँ जी, आप पहुँच गई? नहीं रे, अभी 1 घंटा और है। सब ठीक है ना? माँ जी आप वापस आ जाइए, बहू जी तो सुबह ही मायके चली जाएंगी। बहुत कहा सुनी हुई है दोनों में। होने दे, अब तो मैं बिना गुरुजी के दर्शन किए नहीं आऊंगी। ठीक है, मगर रात तक आ जाइए। चल देखती हूँ। रूपा का मन हरिद्वार पहुंचकर भी ना लगा। गुरुजी का दर्शन किया और बस में बैठ गई घर वापस आने के लिए। घर आकर देखा कि नीलू अपना सामान ले जा चुकी थी। एक दिन भी तुमसे नहीं संभाली गई। माँ, तुम आ गई? हाँ, रामू ने बताया कि नीलू चली गई। बेटा, अभी शादी को 10 दिन भी नहीं हुआ, ये क्या कर दिया तुमने? वो घर छोड़कर चली गई तो तुमने रोका क्यों नहीं? माँ, उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो खुद ही आ जाएगी, रहने दो। रूपा ने दूसरे दिन नीलू की माँ को फोन लगाया तो उन्होंने उल्टा सीधा सुनाकर फोन काट दिया। नीलू रवि के फोन का इंतजार करती रही, पर रवि का फोन नहीं आया। नीलू को गए 6 महीने बीत गए। भाभी, ये कैसा खाना बनाया है, गले से भी नहीं उतरता। भाई भी सुन रहा था। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा अपना घर है, वहीं जाकर नखरे दिखाओ। यहाँ तो यही बनेगा, जिसको अच्छा लगे वो खाए, वरना खुद बनाए। भाई के ऐसे तेवर नीलू ने पहली बार देखे थे। चुपचाप खाना छोड़कर उठ गई। रवि, जाकर नीलू को ले आ बेटा। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, तू ही मना ले उसको। वो नासमझ है। माँ, वो नासमझ नहीं है, बहुत समझदार है। वो जो चाहती है वही करेगी। रवि की उदासी रूपा से छिपी नहीं थी। एक दिन रूपा ने नीलू को फोन लगाया। नीलू, इस तरह रूठ कर कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? अभी तुम लोगों के हंसने खेलने के दिन है। मैं रवि को समझाकर थक गई। वो कहता है खुद रूठ कर गई है, खुद ही आएगी। मम्मी जी, आप रवि को भेज दीजिए, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नीलू, अगर तू ये निश्चय कर चुकी है कि रवि के साथ नहीं रहना है तो नोटिस भिजवा दूं। माँ, तुम मेरी माँ होते हुए भी मेरा दर्द समझ नहीं पाई, और सास पराई होकर भी मुझे वापस आने की सलाह दे रही है। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। रवि आएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी, वरना ये दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ ना कुछ करके खा लूंगी। रवि, कल जाकर नीलू को ले आ। मेरा तीर सही निशाने पर लगा है। आज उसके भाई ने उसे खूब सुनाया, उसके होश ठिकाने आ गए। अब सही मौका है। ठीक है माँ, सुबह तो होने दो। दूसरे दिन ही रवि नीलू को लेने जाता है और उसकी भाभी को शुक्रिया कहता है। नीलू बिना कुछ बोले रवि के साथ वापस आ जाती है। घर आकर, मम्मी जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी पूरा जीवन अपने पति और आपके साथ खुशी से बिताऊं। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वाकई अपना घर अपना ही होता है। अब मैं कभी मायके नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, समझदारी इसी में है कि रिश्तों की अहमियत समझी जाए। हर रिश्ते की अपनी गरिमा होती है। मायके जाना भी जरूरी है, पर समय समय पर रूठ कर तो कभी नहीं। नीलू समझ गई थी कि गलती उसी की थी। मुझे माफ कर दिया ना तुमने? हाँ, वो तो करना ही था। अब तुम जो मेरी माँ के पल्लू में बंध गई हो। दोनों के कमरे से हंसी की आवाज सुनकर रूपा को चैन आ गया। गरीब सास और अमीर बहू। कैलाशनाथ सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनकी धर्मपत्नी माधुरी भी वहां आकर बैठ गई। बहू ने चाय बहुत अच्छी बनाई है। इसका मतलब यह है कि वो भी रसोई में जाती रही होंगी। अमीर घर से आई है, चाय में मसाला डालती है, हमारे खर्चे बढ़ा रही है। जो भी हो, चाय में स्वाद है। अब खाना भी अच्छा बनाए तो मानू।
अरे बनाएगी बनाएगी। आप बड़ी तरफदारी कर रहे हैं उसकी। मैं क्या बुरा खाना बनाती हूँ? अब ये किसने कह दिया? तुम बहुत दिन तक खाना बना चुकी हो, अब आराम करो। अब बहू के हाथ के खाने का समय आ गया है। इतने में बहू श्वेता आ गई। पापा जी, मम्मी जी, यह लीजिए, बिस्किट खा लीजिए। नमकीन और लाऊं क्या? नहीं नहीं, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जाओ तुम भी चाय पी लो। देखो बहू कैसे मटकती हुई जा रही है। दौलत की गर्मी है, धीरे धीरे उतर जाएगी। कुछ दिन बीत गए। श्वेता बहू अपने पति संजय के पास चली गई। सुनिए जी, महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी है और चावल दाल मसाले समाप्त हो रहे हैं। बजट कुछ बढ़ गया है, मुझे बैंक से रुपए निकालने होंगे। अब बड़े घर से बड़ी बहुरिया आई है तो खर्चे भी बढ़ेंगे ही। मम्मी, हमारी लाइफस्टाइल कुछ तो बदल रही है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, रकम भी अच्छी लगेगी, उसके लिए भी तैयार रहना। बहू श्वेता समझ चुकी थी कि धन की कमी के कारण यह लोग खर्च में कटौती की बात सोच रहे हैं। उसने अपने पास रखे हुए कुछ रुपए घर के सामान के लिए लगा दिए। अरे श्वेता, तुम कब तक अपने मायके के पैसे लगाती रहोगी? हमें अपने पैरों को अपनी चादर में सिकोड़ कर रखना होगा। अरे बेटा, आज यह पैसे लगा रही है, कल इसी बात का ताना मारेगी और हमें सुनना पड़ेगा। हाँ मम्मी, सही कह रही हो। अमीर लोग बड़े घमंडी होते हैं। यह अपनी अमीरी का रुतबा दिखाकर हमें हमेशा दबाने की कोशिश करेगी। माँ, इसकी लगाम कसकर पकड़ना, वरना ये सर पर चढ़ जाएगी। बेटा तुम चिंता मत करना, मैं इसको सही कर दूंगी। बस तुम्हारे पापा बीच में टांग न डाले तो अच्छा है। समय बीतता गया। माधुरी कुछ रुपए अपने पास छुपा लेती है, इसीलिए खर्चे का सही बजट सामने नहीं आ पाता। कई बार श्वेता ने बिना कहे ही घर के खर्चे के लिए अपने पास के रुपए लगा दिए। उसे मायके से पापा और भाइयों से भी बहुत रुपए मिल जाता था। एक दिन श्वेता ने अपने पति संजय से खुलकर बातचीत की। देखिए, घर का खर्च बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ गई है। इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? यह सब मेरे बस का नहीं है। माँ से बात किया करो। देखिए, मैं तो राह निकालने की बात कर रही हूँ, आप नाराज मत होइए। मैं चाहती हूँ कि एक छोटा व्यापार किया जाए और उससे आमदनी बढ़ जाएगी। मेरे पापा और भैया पैसों की मदद के लिए तैयार हैं। हम सूरत से साड़ी मंगवाकर यहाँ दुकान में बेचेंगे। दुकान का किराया और साड़ी का स्टॉक लेने के लिए बहुत पैसा लगेगा। मुझे सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब सारी व्यवस्था है तो फिर आगे बढ़ने में हर्ज ही क्या है। श्वेता क्लोथ स्टोर्स के नाम पर किराए पर एक दुकान खुल गई और उसका हिसाब किताब श्वेता रखने लगी। दुकान अच्छी चलने लगी और घर का खर्च भी सही ढंग से चलने लगा। देखो, बहू हो तो ऐसी, अमीर घर से आई है लेकिन घमंड नहीं है। अपनी सूझबूझ, लगन और मेहनत से इतनी बढ़िया दुकान चलाई है। मायके के दम पर इतराती है, वरना सारी हेकड़ी निकल जाती। माधुरी, यह भी तो सोचो, मायके वालों को इसके ऊपर कितना विश्वास है। उन्होंने आंख बंद करके रुपया लगा दिए और उसका अच्छा फल मिल रहा है। माधुरी को बड़ी जलन होती है। हर तरफ श्वेता के नाम के झंडे पर गए। माधुरी अब दुकान पर भी जाने लगी और मौका देखकर गल्ले से पैसे भी निकालने लगी। वह रुपए घर में छिपाकर रखने लगी थी। आजकल दुकान में प्रॉफिट कम हो गया है। साड़ियाँ तो बहुत बिक रही हैं। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? श्वेता जी, अब मैं छोटे मुंह क्या कहूँ, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ है, आप ही देख लीजिए। श्वेता ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो माँ जी के द्वारा चोरी किए हुए रुपए की बात सामने आई। अब तक 50,000 रुपए का गमन हो चुका था। श्वेता ने अपनी सासू माँ से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उनके पैसे रखने की जगह चेक करती रही। कैलाश बाबू कुशल खिलाड़ी थे। उन्होंने सब कुछ भांप लिया था। वह जान गए थे कि माधुरी श्वेता को नीचा दिखाने के लिए सब खेल खेल रही है। एक दिन श्वेता ने हिसाब मिलाया तो पता चला अब तक 25,000 रुपए का घाटा हो चुका है। बड़ी चली थी बिजनेस करने के लिए, सब घाटा करा कर रख दिया। बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं। अब यह घाटा श्वेता ही पूरा करेगी।
जब घाटे की बात सामने आई तो कैलाश बाबू ने माधुरी द्वारा छिपाए हुए रुपए की पोटली निकालकर सबके सामने रख दिया। आप सब लोग समझते हैं कि दुकान में घाटा हुआ है। यह देखो, सारे मुनाफे की रकम माधुरी ने बहुत सहज कर रखी है ना माधुरी? माधुरी को काटो तो खून नहीं, वह ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। श्वेता ने स्थिति संभाल ली। माँ जी का दिमाग हम सबसे ज्यादा चलता है। घर की बड़ी होने के कारण इन्होंने बहुत चतुराई के साथ इतनी अच्छी बचत करके दिखा दिया कि नारी शक्ति पुरुषों से कम नहीं होती। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद।